नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। थोड़ी आज बिहार की बात हो जाए, और बिहार की जब बात करेंगे तो नीतीश कुमार जी की बात होना लाजमी है। नीतीश कुमार जो एक समय प्रोजेक्ट आज से 10-12 साल पहले, 2014 से पहले 12-13 में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव के तौर पे आ रहे थे कि भाई ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हैं। फिर मोदी जी बीजेपी के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो नीतीश जी को लगा कि अब एनडीए में बहुत कुछ नहीं है। उसके बाद कभी इधर कभी उधर करके नीतीश जी अपनी कुछ न कुछ प्रासंगिकता बनाए रहे, और जब इंडिया गठबंधन का उन्होंने सूत्रपात किया, उसको बनाना शुरू किया, मैं 2022 अगस्त की बात कर रहा हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं ये उनके मन में अभिलाषा ज़रूर रही होगी कि वो एज एन ऑल्टरनेटिव टू मोदी ज़रूर आए। लेकिन वो सब मामला हो नहीं पाया, वो कन्वीनर भी नहीं बनाए गए और फिर वो वापस एनडीए में चले गए। नीतीश जी ने कल एक एनडीए की बैठक की, वो जनता दल यू की नहीं, एनडीए की बैठक उन्होंने बिहार में की, और उस बैठक का मूल जो एजेंडा था, उस एजेंडे में बिहार के जो 4 बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उस पर बातचीत करने का था। नीतीश जी ने क्या बोला और उसके रिपरकशंस क्या हैं और क्या नहीं है, उस पर आने से पहले जो 4 बाई इलेक्शन बिहार में हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता दें। बिहार में 4 बाई इलेक्शंस में जो हो रहे हैं वो तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज हैं। इसमें से रामगढ़ और बेलागंज ये आरजेडी के पहले विधायक रहे हैं, और ये चारों लोग जो विधायक थे उस चारों अपनी सीट जीत के लोकसभा पहुंच गए हैं। तो रामगढ़ और बेलागंज में आरजेडी के विधायक थे सुधाकर सिंह और सुरेंद्र यादव, ये लोग अब ऑलरेडी लोकसभा पहुंच गए हैं। तरारी में CPI-ML के विधायक थे सुदामा प्रसाद जी, अब सुदामा प्रसाद जी भी इलेक्शन जीत के लोकसभा पहुंच गए हैं। और इमामगंज से जीतन राम मांझी जी थे हम के, और वो भी अब इलेक्शन जीत के न केवल लोकसभा पहुंचे हैं बल्कि मंत्री भी बन गए हैं। अब इसमें तरारी में क्या स्थिति है कि तरारी में CPI-ML के सुदामा प्रसाद जी 2 इलेक्शन 2015-2020 दोनों जीते हुए हैं, और यहाँ पे CPI-ML ने राजू यादव जी को इस बार उतारा है। उनके सामने बीजेपी है, विशाल प्रशांत जी हैं, और जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर वाली उनकी किरण सिंह जी हैं। इसके बारे में बताऊंगा कि किरण सिंह जी का कैसे नॉमिनेशन हुआ और क्या क्या हुआ, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि तरारी की सीट पे बीजेपी की स्थिति पिछली बार कोई बहुत अच्छी नहीं थी। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ वोट की दृष्टि से। यहाँ पे CPI-ML के कैंडिडेट, जो पिछला 2020 का इलेक्शन था जहाँ CPI-ML जीता था, करीब 75,945 वोट से उनको मिले थे। इंडिपेंडेंट 62,930 वोट था, और बीजेपी को मात्र 13,833 वोट मिले थे। मैं एक चीज़ और उसमें बता दूँ, ये जो इलेक्शन जो अभी हो रहा है बाई इलेक्शंस, ये कोई विधायक जी 1 साल के लिए करीब बनेंगे। मतलब अगला इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर 2025 में हो जाना है, तो विधायक जी को बहुत लंबा टेन्योर नहीं मिलेगा। जो भी विधायक जी होंगे वो करीब 1 साल के लिए होंगे। रामगढ़ में बीजेपी के ने उतारा है अशोक सिंह को, और आरजेडी के अजीत कुमार सिंह हैं। जन स्वराज पार्टी, यहाँ पे भी प्रशांत किशोर जी के कैंडिडेट हैं सुशील कुमार कुशवाहा, और यहाँ पे बीएसपी के सतीश यादव पिंटू जी हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है, और आपको लगेगा कि यहाँ बीएसपी क्यों लड़ रही है। उसका मूल कारण यह है कि 2020 में आरजेडी के सुधाकर सिंह साहब इस सीट को महज 189 वोट से 189 वोट से जीत पाए थे, और
आरजेडी के ये कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, इनको मिले थे 58,083 वोट, 58,083। और बीएसपी के कैंडिडेट सेकंड रहे थे अंबिका सिंह साहब, उनको 57,894, इनसे 189 वोट कम। और बीजेपी थर्ड रही थी यहाँ, अशोक कुमार सिंह, लेकिन वोट की दृष्टि से 56,084 वोट। ये बात मैंने इसलिए बताई, बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन था। और इस बार जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर बीएसपी अपनी ताल ठोक रहा है, तो उसके माने ये हैं। फिर आ जाइए बेलागंज। बेलागंज में आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह हैं, जेडीयू की मनोरमा देवी हैं। अब यहाँ पे बाकी तो सिर्फ एआईएमआईएम भी ताल ठोक रहा है। एआईएमआईएम के जामिन अली साहब हैं और जनसुराज पार्टी चारों जगह लड़ रहा है। मोहम्मद अजमत खान साहब हैं, अमजद खान साहब की भी चर्चा करेंगे अभी आगे। इमामगंज में जो जीतन मांझी जी के इस्तीफे से खाली हुई है, वहाँ पे हमने दीपा मांझी जी को उतारा है, आरजेडी ने रोशन कुमार मांझी को उतारा है। एआईएमआईएम वो भी यहाँ लड़ रही है, कंचन पासवान को उतारा है। और जेएसपी जन स्वराज पार्टी ने जितेंद्र पासवान को उतारा है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब पार्टीज यहाँ अपना हेड थ्रो की हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो जैसा मैंने बताया था कि 2 सीटें आरजेडी की थी, एक सीपीआईएमएल और एक हम की थी। इस बार इलेक्शन में जो एनडीए है उसके बीजेपी 2 सीटें पे लड़ रहा है, एक सीट जेटीयू और एक सीट हम को है। इसके सामने जो इंडिया गठबंधन है उसके आरजेडी 3 सीटें लड़ रहा है, 2 तो उसके सिटिंग विधायक थे और एक सीपीआईएमएल लड़ रहा है। तो ये मैंने इसलिए आपको ओवरऑल पिक्चर दे दी कि कौन कितनी स्टेक्स हैं। तो यहाँ बिल्कुल एक चीज़ स्पष्ट है कि यहाँ अगर इम्पोर्टेंस की दृष्टि से देखें तो आरजेडी की स्टेक सबसे ज़्यादा है। जीतन राम मांझी जी की दृष्टि से देखें तो उनका भाई अपने थोड़ा उनके वर्चस्व क्या कहेंगे, उनकी कितनी हैसियत की लड़ाई है कि वो अपनी सीट रिटेन रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। और उसी तरह से सीपीआईएमएल भी अपने संगठन के रूप में कितनी इफेक्टिव है, वो भी यहाँ पे फिर से टेस्ट होगा। वो 2 बार से इलेक्शन 2015 और 20 जीतती रही है। वहाँ पे यहाँ पे बीजेपी की स्टेक सबसे कम है। ना बीजेपी का कोई सिटिंग एमएलए था, ना बीजेपी की ऐसी सीट, बीजेपी एक सीट पे लड़ रही है। तो इसलिए कोई बाई इलेक्शन से कोई वो नहीं, और कोई भी जीते हारे नीतीश कुमार की सरकार गिरेगी या बचेगी उससे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 सीट जीत जाएगी तब भी कोई फर्क नहीं, 4 सीट हार जाएगी तब भी कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं यहाँ 2 लोगों का, नीतीश जी पे आने से पहले मैं 2 जरा आपसे बात कर लूँ। प्रशांत किशोर साहब यहाँ पे 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, और जब वो 4 सीटों पे लड़ रहे हैं तो वो थोड़ा प्रूव भी करना चाह रहे हैं। एक तरह से वो अपनी प्रैक्टिस मैच है उनके लिए बिहार के 2025 इलेक्शन का, क्योंकि यहाँ वो ये प्रूव करना है कि उनकी न्यूसेंस वैल्यू कितनी है। वो कोई भी इलेक्शन जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन क्या प्रशांत किशोर जी इतने दिन बिहार घूमे, इतनी बातें की, तो क्या इस स्थिति में आ गए हैं कि वो किसी को इलेक्शन हरवा सकते हैं? क्योंकि उनकी पार्टी के कैंडिडेट को कितना वोट मिलेगा और उससे चुनाव परिणाम कितने प्रभावी होते हैं, ये डिसाइड करेगा प्रशांत किशोर जी के भविष्य को। उनकी 2 बातें और कहें जो उन्होंने बड़ा फ्लिप फ्लॉप किया, क्योंकि ये तो भाई मैनेजर माने जाते थे, अल्टीमेट मैनेजर ऑफ इंडियन इलेक्शंस, मतलब ना भूतो ना भविष्यता, इस तरह का तो कोई मैनेजर ना पास्ट में हुआ ना फ्यूचर में होगा, जैसा वो खुद कहते हैं। लेकिन जरा उनका जो पेपर वर्क है या जो उनका मतलब ऑफिस वर्क है वो कितना शैबी है, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। उन्होंने तरारी से लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया, डिक्लेयर हो गया। एसके सिंह साहब रहते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश में। जब ये सब किया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, चुनाव की तारीखें तय हो गई, तब उन्होंने कहा कि हम बिहार में अपने को वोटर बनाने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद वो नहीं बन सकते हैं, नए मतदाता नहीं जोड़े जा सकते हैं, ऐसा उनको बताया गया। तो इस मजबूरी में जैसा बताया जा रहा है ऑफिशियली प्रशांत किशोर जी की पार्टी से कि उसमें किरण सिंह जी को ये मतलब सीट मिली है और वो लड़ रही है। दूसरा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बेलागंज से हमारे प्रशांत किशोर जी ने खिलाफत हुसैन साहब की उम्मीदवारी तय कर दी थी।
लेकिन खिलाफत हुसैन साहब के खिलाफ मोहम्मद अमजद साहब आ गए। वो उनकी कस के खिलाफत कर रहे थे, खिलाफत हुसैन साहब की। और दबी जबान में लोग ये कह रहे हैं कि वो केवल इसलिए नहीं है कि पुराने वर्कर हैं, कुछ आदान प्रदान भी हुआ था जिसकी वजह से ये तो कमिटेड था कि भाई ये सीट उनको देनी ही है। तो उनका टिकट काट के खिलाफत हुसैन साहब का मोहम्मद अजमत साहब को दिया गया। ये कितना इफेक्टिव होते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि प्रशांत किशोर का सारा मामला हवा हवाई है। जब वो ग्राउंड पे आते हैं तो अगर वो अपने 2 सीट, मतलब ये 4 सीट में अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाए हैं, किससे कुछ आया, किसको कमिट किया था, किसको देना था, तो उनको थोड़ा, मुझे लगता है कि बादाम बादाम थोड़ा और खाएं तो याददाश्त ठीक रहेगी। अगर किसी से कमिट किए थे तो उसको दे थे, ये सब भद्द अपनी क्यों पिटवा रहे थे। और दूसरा, जिस चीज़ के वो सिद्धस्त माने जाते हैं कि ही इज़ द अल्टीमेट मैनेजर, तो मैनेजर साहब को यही नहीं पता था कि जनरल एस के सिंह यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो ये भी उनकी मैनेजरी पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठा लगता है। अब मैं आ जाऊँ नीतीश कुमार जी के ऊपर। नीतीश कुमार जी की कल की मीटिंग के अलग अलग मायने लगाए जा रहे हैं। पहली चीज़ तो यह है कि इस इलेक्शन में ये तय हो जाएगा कि प्रशांत किशोर नुकसान किसका ज़्यादा कर रहे हैं, नुकसान एनडीए का ज़्यादा कर रहे हैं कि नुकसान इंडिया गठबंधन का कर रहे हैं, कि वो किसी का नहीं कर रहे हैं। मतलब वो उनका कोई इस तरह के अगर वोट आ रहे हैं जिससे वो निष्प्रभावी है। दूसरा, नीतीश कुमार जी ने कल वहाँ पे एक जो बात कही, उन्होंने कहा भाई सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में, कम्युनल हार्मनी में ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और जब वो ये कह रहे थे तो गिरिराज सिंह जी भी, जैसा बताया गया पेपर की रिपोर्ट के अनुसार, वो भी उस कमरे में बैठे हुए थे, उसका सभा कक्ष में मौजूद थे। अब लोगों का अलग अलग कयास है, 2-3 कयास में बता दूं। एक कयास ये है कि नीतीश कुमार बिल्कुल क्लियर कट में गिरिराज सिंह को ये बता रहे थे कि जो ये आप घूम रहे हो सीमांचल में और हिंदू बटेंगे तो कटेंगे और इस तरह की बातें कर रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा कयास यह है कि वो गिरिराज सिंह से ज़्यादा, क्योंकि गिरिराज सिंह की जब यात्रा चल रही है बीजेपी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व कुछ ऐसा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब टैक्टिकल सपोर्ट है। तो वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे कि ये जो आप अगर बटोगे तो कटोगे और इस तरह की आप बातें कर रहे हैं तो ये बिहार में नहीं चलेंगी। मतलब ये एनडीए, बिहार एनडीए में जिसके, और उनको बार बार, कल भी 3-4 बार बिहार जनता पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं कि हमारे तो इन्हीं के अध्यक्ष, इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यही हमारे चीफ मिनिस्टर ने, ये कई बार कहा गया। तो इसका मतलब बीजेपी को भी उनकी यूटिलिटी समझ में आ गई कि बिना नीतीश कुमार के बीजेपी बिहार में नहीं पैर जमा सकती है अभी की स्थिति में। तो नीतीश कुमार हो सकता है उनको कम्युनिकेट कर रहे हो। तीसरा कयास एक और है, तीसरा जिस पे आज मैंने लाइव भी किया है। तीसरा कयास ये है कि क्या ये भूमिका बना रहे हैं नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़ने की, क्योंकि बीजेपी, क्या आपको लगता है कि वो कम्युनल हार्मनी के इशू से वो इनके कहने से, इनके नीतीश कुमार जी के कह देने से वो इतनी भली है कि वो इसको छोड़ देगी और बिल्कुल हिंदू मुस्लिम भाई भाई करने लगेगी, गले लगाने लगेगी? मुझे नहीं लगता है। तो ये क्या भूमिका है अपने को उनसे दूर ले जाके अपने को उससे अलग करने की? ये भी एक सोचने वाली बात होगी। लेकिन इन सबके बीच में नीतीश जी ये भी कह रहे हैं कि हम तो पहले भी स्टैंड लिए थे, इत्यादि इत्यादि। नीतीश जी आप कहिए कुछ भी, लेकिन आप उस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के ना केवल खड़े हुए हैं बल्कि उसको ताकत भी दे रहे हैं, जिससे वो अपना कम्युनल एजेंडा तो निर्बाध रूप से चला ही रही है। आपके कह देने से कि नहीं कम्युनल एजेंडा नहीं चलेगा और कम्युनल हार्मनी की बात, मेरे ख्याल में ग्राउंड पे और वर्किंग में बीजेपी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।